ठीक है। अब आप पूछोगे सर काइनेमेटिक्स की कहानी क्या है, ध्यान से सुनना। काइनेमेटिक्स, ठीक है। काइनेमेटिक्स में हम लोग पढ़ाई करते हैं कि अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो क्या क्या होगा। मोशन समझते हो क्या? क्या क्या मूविंग ऑब्जेक्ट मोशन। चलो फिजिक्स में इसको अपन थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं। पहली बार पहले ये सुनो, मोशन शब्द को थोड़ा सा डिफाइन कर देते हैं। मोशन जो होता है बच्चों, इट इज अ रिलेटिव टर्म। कैसा टर्म है? रिलेटिव। मतलब हम इस पूरे यूनिवर्स में कभी किसी चीज को एब्सोल्यूट मोशन या फिर एब्सोल्यूट रेस्ट में बोल ही नहीं सकते हैं। तुम्हारे लिए जो अच्छा होगा वो मेरे लिए बुरा हो सकता है, जो मेरे लिए बुरा हो तुम्हारे लिए अच्छा हो सकता है। तो वे अबे पूरी दुनिया का जो पैसा है वो चंद लोगों के पास है, नहीं रे? तो पूरी दुनिया का पैसा जो है वो तो केवल चंद लोगों के पास है, बाकी तो मारे मारे फिर रहे हैं ना। अच्छा वापस आ, तो मोशन हम कहते हैं कि इट इज अ रिलेटिव टर्म। अगर किसी के लिए मोशन में है तो किसी के लिए वो चीज रेस्ट में हो सकती है। बोलोगे सर कैसे? मान लो अगर मैं स्कूटर चला रहा हूँ, बढ़िया, तो अब जब भी मैं स्कूटर को देखूंगा तो स्कूटर क्या मेरे से दूर जा रहा होगा? अब स्कूटर चला रहा हूँ मैं, तो चलाते चलाते ऐसा होता है क्या मैं पीछे रह जाता हूँ और स्कूटर आगे चला जाता है? वो पापा की परियों के साथ होता है कभी कभी, लेकिन अच्छा हाँ। तो जब अपन स्कूटर साइकिल को चला रहे हैं तो यार मैं चल रहा हूँ, स्कूटर मेरे साथ चल रहा है, तो स्कूटर में अगर आंखें होती तो मुझे देखता, तो मैं उसको उसके ऊपर देखता, और जब मैं स्कूटर देखूंगा मेरे को नीचे दिखाई देगा। लेकिन एक बंदा अगर बाहर जो स्कूटर पे नहीं है वो जब देखेगा तो उसको कैसा दिखाई देगा? अरे मैं भी कैसा दिखा दूंगा मोशन में, स्कूटर भी कैसा दिखाई देगा? और लेकिन स्कूटर को जब मैं देख रहा हूँ तो मेरे लिए कैसा है? रेस्ट में। समझ गए क्या? तो अब बताओ स्कूटर मोशन में या रेस्ट में? डिपेंड, क्या डिपेंड करता है ना। मैं देख रहा हूँ तो रेस्ट, और बाहर से वो देख रहा है तो ठीक है, ज्यादा देर करेंगे। एक बात समझ में आई क्या मीनाक्षी? यस सर। अबे तेरा कोई बेस्ट फ्रेंड होगा तो मेरा भी बेस्ट फ्रेंड होगा, जरूरी है क्या? किसी का तो होगा कुछ और, है ना? चल, तो मोशन हो या फिर रेस्ट, दोनों के दोनों बच्चों कैसे टर्म है? एक रिलेटेड। अब सुनो, हम ना थोड़ा फिजिक्स को बांटने की कोशिश करेंगे, ठीक है? जैसे पहले पार्ट में आप लोग को फिजिक्स पढ़ने के लिए थोड़ा सा चाहिए वेक्टर आना चाहिए, उसके बाद कैलकुलस, और थर्ड पार्ट अभी हमारे पास आ रहा है मतलब काइनेमेटिक्स। तो इसमें हम लोग इक्वेशन फॉर्म करने जैसी चीजें भी सीखेंगे। पहले ऐसे लॉजिक से बात करते हैं। जैसे काइनेमेटिक्स में बच्चों हम लोग पढ़ाई करते हैं मोशन के बारे में। अब मोशन के बारे में पढ़ाई तो कर रहे हैं, बट हमें इससे कोई लेना देना नहीं है कि वो मोशन में क्यों है। नहीं समझे? अरे जैसे मान लो एक गैंगस्टर है ना, वो निपटाते चल रहा है, सारे गलत काम कर रहा है, तो वो जो जो कर्म कर रहा है उसका पर्चा चिट्ठा खुला जा रहा है। वो गैंगस्टर क्यों बना इससे हमें लेना देना नहीं। अब बन गया है तो क्या क्या कर रहा है वो देख चर्चा कर रहे हैं। समझ गए? जैसे मान लो हमारे सामने एक आदमी पड़ा, हमने एक लात मारा, वो जाए जा रहा है, जाए जा रहा है, ठीक। हाँ भले लात मारने की वजह से वो आगे बढ़ा, लेकिन हम इसके बारे में चर्चा नहीं करेंगे वो आगे क्यों बढ़ा। हम इस पे पढ़ाई करेंगे वो आगे बढ़ा तो कितना दूर गया, कितना समय लगा, यहाँ पे उसके पास कितनी रफ्तार थी, वहां पहुंचा तो कितनी रफ्तार जाएगी। समझ गए क्या? तो मतलब सिंपल सा काइनेमेटिक्स में हम लोग पढ़ाई करते हैं कि सर अगर कोई चीज चल रहा है तो क्या क्या करेंगे, खुद ही बताओ सोच के। अगर हम यहाँ से चल रहे हो तो क्या क्या करेंगे? यहाँ पे कुछ मान लो धीरे चल रहे होंगे, आगे तेज चले होंगे, तो शुरुआत वाले को इनिशियल बोलेंगे, बाद वाले को फाइनल बोलेंगे। समझ गए क्या? कितना दूरी तय करा, कितना समय लगा। समझ गए? तो पूरे काइनेमेटिक्स में यही सारी बातें चलते रहेंगी। मीनाक्षी आई क्या बात समझ में? चलने क्या वाला है? यस सर। हाँ, तो मोशन में सर सिंपल सी बात हमें एक समझ में आ गई कि पहला कि ये तो एक रिलेटिव टर्म है, दूसरा कि अगर ये मोशन में है तो क्या क्या करेगा। तो क्या क्या करेगा तो थोड़ी बातें समझ में आती है कि सर कितना डिस्टेंस चलेगा, कितना डिस्प्लेसमेंट करेगा, क्या उसकी वेलोसिटी होगी, क्या उसका एक्सेलरेशन होगा, यही सब सारी बातें होंगी चर्चा यहाँ पे। समझ गए क्या? अब आगे सुनो। इसके बाद काइनेमेटिक्स के बाद एक और पार्ट आएगा बच्चा हमारे पास, जो हम लोग न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन पढ़ेंगे ना, वहां पे हम लोग पढ़ाई करेंगे कि अगर कोई चीज मोशन में है तो क्यों है। समझ गए क्या? तो 11th चैप्टर मतलब 11th का जो अपना सीक्वेंस चलता है, पहले चैप्टर में हमें बस यही पढ़ाया जाएगा
फेंक दिए तो कितना दूर गया, कितना रफ्तार होगा, कितना एक्सेलेरेशन होगा, कितना टाइम में पहुंचेगा। दूसरा जो पार्ट पढ़ेंगे तो क्यों आगे बढ़ा, अगर रुका तो क्यों रुका, समझ गए क्या? ये कौन सा आ जाएगा? न्यूटन वाला चैप्टर। उसके बाद अपन पढ़ाई करेंगे वर्क। अब अगर अगर हम धक्का लगा रहे हैं, वो भाई साहब हिल रहे हैं, तो कुछ तो काम हुआ होगा, तो अगला चैप्टर किसका आ जाएगा? वर्क। यानी अगर हमारा पहला क्लियर रहेगा तो आगे चैप्टर आसान बनते जाएंगे, समझ गए? तो आज हम स्टार्ट करते हैं हम लोग काइनेमैटिक्स, ठीक है? समझ में आ गया क्या? तो काइनेमैटिक्स में सिंपली क्या पढ़ना है, कितना दूर गया, कितना समय लगा, ये सब सारी बातें होंगी। तो थोड़ा सा देख लो क्या है तरीके। स्टडी ऑफ मोशन विदाउट डिस्कसिंग इट्स कॉज। भैया कहां है उससे कोई लेना देना नहीं, अब चल रहा है तो क्या क्या करेगा उसके बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है? अब जैसे अब हम बात करते बच्चों मोशन 1D 2D और 3D की। अब 1D 2D 3D मोशन समझना। जैसे हमने इस जगह को मान लो कितने पार्ट में बांट लिया, आप ऐसे समझो, एक ऐसा ऐसा और चलो ऐसे बना देते हैं, ऐसे ऐसे और ऐसे, कुछ ऐसा मैंने बना दिया। अब जरा समझो, मैं कह रहा हूं कि 1D का मतलब, अच्छा थोड़ा आइडिया है क्या 1D 2D 3D में? तुम लोग ही बताना। हाँ जी बताओ, 1D मतलब क्या समझते हो? जो एक ही डायरेक्शन में गया वो, जैसे मान लो अगर कोई यहां से इधर की तरफ गया तो क्या बोलेंगे? 1D। अच्छा कोई इधर गया तो, और इधर गया, सामने गया है तो पक्का। अच्छा कोई मान लो इन दोनों के बीच में गया तो, हाँ गधो, 1D का मतलब होता है कोई भाई साहब बस सीधे ही चलते जाए, वो ऐसे जाए चाहे ऐसे जाए, चाहे ऐसे जाए चाहे ऐसे जाए, हमें फर्क नहीं पड़ता है। अगर उसकी दिशा 2 बार बदली तो 2D हो जाएगा, नहीं समझे? वो ऐसे गया, ऐसे जाए, ऐसे जाए, ऐसे जाए, ऐसे जाए, ऐसे जाए, कहीं भी जाए, सब 1D है। लेकिन 2D का बनेगा ऐसे जाए और ऐसे मुड़ जाए, समझ गए क्या? अगर उसका डायरेक्शन 2 बार बदला तो 2D। जैसे मान लो हम लोग जो फोन में वीडियोस देखते हैं तो उसमें जो भी क्रियाक्रम हो रहा होता है सब कैसे हो रखा हो, या तो वैसे ऐसे या तो वैसे ऐसे। अरे नहीं समझ, मूवी जब देखते हैं हम लोग अपने फोन में या टीवी पे तो कैसे दिखाई दे रहा होता है, सारी चीजें इसी में दिखाई दे रहा होता है। अब इस प्लेन को देखो तो चीजें कहाँ मूव कर सकती है, या तो इस पे चलेंगी या तो, यही होगा ना। अब बोलोगे सर कोई अगर ऐसे गया तो मैं बोलूँ अगर कोई चीज ऐसे जा रहा है इसका मतलब क्या गया, ऊपर नीचे भी गया और इधर इधर भी गया, नहीं समझो? अरे भाई मैं कह रहा हूँ ये रहा स्क्रीन, अब स्क्रीन में अगर कोई चीज देखो, अगर केवल ऐसे गया तो 1D कह रहा है, क्यों सर? सर ये एक ही तरफ जा रहा है, मुड़ा ही नहीं। कोई चीज ऐसे गया तो सर 1D। लेकिन अगर कोई चीज ऐसे जा रहा है, ऐसे जाते जाते धीरे धीरे मुड़ते भी जा रहा है, तो तुम क्या बोलोगे? सर इस पे भी तो गया और इस पे भी गया, तो क्या हो गया? 2D। समझ गए क्या? अच्छा कुछ ऐसे जाए, सर 3D कितनी बार मुड़ गया? 3 बार, समझ गए? तो जब हम लोग थिएटर में जाके 3D ग्लासेस पहन के मूवी देखते होते हैं तो लगता है ना सामने की तरफ आ रहा है। तो अगर 3D ग्लासेस ना हो और 3D मूवी ना हो तो सारा तो स्क्रीन पे ही दिखाई देता है, ऐसा लगता है कि बाहर निकल के आ जाएगा, ऐसा तो नहीं लगता है। लेकिन 3D देख रहे होते हैं तो सर इस पे भी चलता है, इस पे भी चलता है और सामने की तरफ भी आता है, समझ गए क्या? 1 2D 3D। तो अब कोई बोलेगा ऐसे जा रहा है सीधा तो क्या 2D? नहीं सर, अगर एक ही तरफ गया तो 1D, और ऐसे जाते जाते अगर नीचे गिर गया तो 2D। क्यों सर? ऊपर भी गया और, बोलो रे ऊपर तो गया ही गया, देखो ऐसे गया, ऐसे ऐसे, तो ये भाई साहब देखो तो ऊपर तो गए ना पक्का, और इधर बगल में भी तो गया, तो 2 डायरेक्शन मिल गया कि नहीं मिल गया? तो क्या कहलाएगा? 2D क्लियर है। और तुम ऐसे भी समझो, सर शुरू में आपने तो ऐसे देखा, पर ये भाई साहब धीरे धीरे मुड़ रहे हैं ना और नीचे गिर रहे हैं ना, और साथ ही साथ इधर भी तो जा रहा है, तो एक तरफ ये हो गया और एक तरफ ऊपर नीचे वाला। मीनाक्षी आ गया समझ में क्या? 1D 2D 3D? यस सर। आज अब सुनो, अब अपन चर्चा कर रहे हैं, देखो 1D में अपन को फिर 3 पार्ट में इसको बांट रहा है। एक है यूनिफॉर्म मोशन, एक है अंडर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन और एक है अंडर नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यही 3 बातें 2D में भी होती है, यही 3 बातें 3D में भी होता है। तो 3D में अपन लोग के सिलेबस में है नहीं, तो बेसिकली हम लोग 1D और 2D में पढ़ाई करने वाले हैं। यूनिफॉर्म मोशन का क्या मतलब होता है जरा समझते जाओ। यूनिफॉर्म मतलब होता है इसका जो एक्सेलरेशन होगा वो 0 होगा। यूनिफॉर्म मोशन में एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन मतलब त्वरण, पढ़ते त्वरण ही बोलते हैं ना कहते हैं, एक्सेलरेशन क्या बोलते हैं? त्वरण। आपका
चलो इतना आता है मुझे, अब सीख जाओगे। तो एक्सेलरेशन जिसमें क्या हो 0। अब एक्सेलरेशन 0 कैसे होगा, जब बोलो भाई वेलोसिटी कांस्टेंट होगा। वेलोसिटी बोले तो वेग, वेग जब क्या हो जाए कांस्टेंट। मतलब सर मान लो अभी मैं यहाँ खड़ा हूँ, बढ़िया क्या, और अनंत काल तक खड़ा रह गया, तो मेरी वेलोसिटी 0 हुई कि कांस्टेंट हुई? दोनों हुआ ना रे, खड़ा का खड़ा ही रह गया। अच्छा अच्छा, जब तुमने मेरे को देखा मेरे पास 2 की रफ्तार थी, और समय बीतते गया, अभी भी देख लो कितनी रफ्तार है, मेरी रफ्तार को कोई बदलाव, तो ऐसे को क्या बोलेंगे हम, एक्सेलरेशन 0। समझ गए क्या? अरे एक्सेलरेशन कितना हो बच्चा 0, समझ गए? तो कांस्टेंट वेलोसिटी जब एक्सेलरेशन 0 होगा तो कांस्टेंट वेलोसिटी, और जब कांस्टेंट वेलोसिटी हो तो हमारे पास केवल एक ही फार्मूला हम पूरी फिजिक्स में लगाएंगे, क्या सर? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्टोरी पढ़ते जाओ, आगे आएगा डिटेल में। तो मेरे दिमाग में आज बैठ गया सर यूनिफॉर्म मोशन मतलब एक्सेलरेशन 0। एक्सेलरेशन 0 मतलब क्या, तूने अभी देखा तो 10 की रफ्तार थी, बाद में देख लो तो 10 की, फिर देखा तो 10 की, पूरे रास्ते 10 ही रहा, उसकी गति में कोई चेंज नहीं आया। इसका मतलब एक्सेलरेशन जो रहा उसका कितना रहा 0। समझ गए? क्योंकि एक्सेलरेशन का मतलब ही क्या होता है, हर सेकंड उसकी रफ्तार कितनी बढ़ रही है। नहीं समझे? अगर हम ये कहते हैं कि एक्सेलरेशन जो है वो है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसका तात्पर्य क्या है, हर एक सेकंड उसकी रफ्तार कितनी बढ़ रही है 2 मीटर। पक्का? अब सोचो, इसमें थोड़ी और बातें करते हैं, आ जाओ। जैसे बच्चा, अब यहाँ पे होता क्या है, मैंने कहा ऐसे सोचो, हम कह रहे हैं कि किसी की गति, हम कह रहे हैं कि किसी की गति है 4 मीटर पर सेकंड। ठीक, अब देखो चीजों के मतलब समझोगे ना, तो आप कई सारे सवाल को पढ़ के सॉल्व करोगे, नहीं तो बार बार फॉर्मूला करोगे। बात समझ में आ रहा है क्या? तो सर हमें कैसे पढ़ाई करना, हमें दो तरफा पढ़ना है। ऐसे सवाल पढ़े, दिमाग लगा, टिक मार दिए, लग रहा हौच पौच होगा, फॉर्मूला लगा दिए, तो दोनों हाथ से खुद ही खेलना है। 4 मीटर पर सेकंड का मतलब क्या हुआ, वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकंड का मतलब 1 सेकंड में 4 मीटर चलता है, ये तो बोलोगे, नहीं समझे? 4 मीटर पर सेकंड का मतलब क्या है सर, कोई ऑब्जेक्ट है जो अभी मान लो ए पे है, 1 सेकंड बाद वो पहुंचा बी पे, अगर उसकी रफ्तार है 4 मीटर पर सेकंड, मतलब उसने 1 सेकंड में 4 मीटर की दूरी तय कर ली। समझ गए क्या? तो 2 सेकंड में कितना करेगा, 3 सेकंड में कितना करेगा, नहीं आ रहा है रे? अरे 1 सेकंड में 4 चलाना भाई, तो उसके अगले सेकंड में कितना हो जाएगा, 8 कवर कर लेगा उसका अगले वाले में। समझ गए? तो तुम कर क्या रहे हो, देखो तो सर पहले सेकंड में 4, दूसरे में 8, तीसरे में 12, चौथे में 16, तो क्या हम 4 से ही मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं क्या? 1 सेकंड में चाहिए तो 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 सेकंड में चाहिए था तो, और 3 सेकंड में चाहिए था तो। अच्छा ये 4 क्या था, रफ्तार था क्या, स्पीड था क्या, वेलोसिटी था क्या, और ये 1 2 3 क्या था बच्चा, टाइम ही था ना। अरे बोलो तो, और ये मल्टीप्लाई कर रहे हो तो क्या निकल रहा है, दूरी। तो अब बताओ दूरी इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। नहीं है? अरे पढ़ने वाली चीज है तो ऐसी तो है। बचपन में भी तो अपन यही पढ़ते हैं। हाँ बचपन में ऐसे नहीं पढ़ते, बचपन में स्पीड इज इक्वल डिस्टेंस अपॉन टाइम एनसीईआरटी में लिखा हुआ था, हमने याद कर लिया, उसके बाद हम खेलते चले गए। बट पहले ये आया होगा कि पहले फॉर्मूला आया होगा, ये पहले ये आया होगा, कॉमन सेंस है कि 1 सेकंड में 4 चला तो 2 में कितना 8, 3 में कितना 12, कैसे किया, तो 4 दिया 12, तो 4 क्या था रफ्तार, और 3 क्या था समय, तो सर दूरी तो निकाल रहा हूं, तो दूरी क्या बन गया स्पीड इनटू टाइम। समझ गए क्या? तो जब भी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा तो वहां पे बहुत सारे फॉर्मूले नहीं आएंगे, वहां पे केवल एक ही फॉर्मूला आएगा। समझ? जैसा बोल रहा ये यहाँ के लिए नहीं बोल रहा, 1D पढ़ेंगे आगे चल के, 2D पढ़ेंगे, हर जगह दिमाग में बिठा लिया सर, जहां पे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन वहां पे तो एक ही फॉर्मूला लगने वाला है। समझ गए क्या? क्योंकि उसका तो एक्सेलरेशन हो ही नहीं रहा है, अरे त्वरण तो है ही नहीं, अब एक्सेलरेशन है नहीं तो जितना अभी था बाद में भी उतना ही रहेगा। मीनाक्षी आया क्या कुछ समझ में? Yes, sir. आ गया, फिर सोचते हैं। पहला पार्ट क्लियर है, दूसरी बात कर रहे हैं हम लोग, कंफ्यूज मत होना सर, यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म तो थोड़ा ना कंफ्यूजन आ जाता है। यहाँ यूनिफॉर्म मोशन बोला था जिसमें एक्सेलरेशन 0, तो फॉर्मूला केवल एक ही आएगा। दूसरा ये कौन सा है, अंडर यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, तो इस शब्द को देख के दिमाग में क्या आना चाहिए,
इसमें बच्चा ए कांस्टेंट रहेगा। क्या रहेगा कांस्टेंट? ए कांस्टेंट। समझ गए क्या सर? ए कांस्टेंट मतलब क्या हुआ? अब मतलब फिर से समझेंगे। एक्सेलरेशन मतलब होता है कि हर सेकंड में उसके रफ्तार में कितना फर्क आ रहा है, उसी को क्या बोलते हैं? एक्सेलरेशन। हर एक सेकंड में उसके रफ्तार, रफ्तार समझ में आता है ना? उसकी गति, स्पीड, वेलोसिटी, हर एक सेकंड में उसके रफ्तार में कितना चेंज आ रहा है, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग? एक्सेलरेशन या फिर त्वरण। समझ गए? तो अब लॉजिक समझ। अब चेंज बोला है मैंने, बढ़ना या घटना नहीं बोला, दोनों हो सकता है। अगर हम ये कहें कि कोई चीज हर सेकंड 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से एक्सेलरेट कर रही है, तो इसका मतलब क्या होगा? हर सेकंड उसकी रफ्तार कितनी बढ़ेगी? 10। मतलब मैं कहूं अभी मैं यहाँ खड़ा हूं, सोचो, बढ़िया, तो मेरी रफ्तार कितनी होगी? 0। अब मैं कहूं कि मुझे किसी ने एक्सेलरेट, जैसे गाड़ी वाड़ी चलाए हो तो एक्सेलेटर पे पांव रखते तुरंत चांद पे पहुंच जाते हैं। जब अपन एक्सेलरेट करते हैं तो एक बार में 100 पहुंच जाते हैं क्या? अरे बोलते हैं ना एक्सेलरेट करो भाई, तो जैसे एक्सेलरेट करते तो घड़ी जो घड़ी की सॉरी कौन होता है, अरे स्पीडोमीटर का जो कांटा होता है धीरे धीरे बढ़ता है ना, कैसे जाता है? तुम ऑन करते हो, कट करते हो, सीधा इसे पहुंच जाता है। तो भाई फरारी ले लोगे ना तो उसको भी 0.2 0.3 सेकंड लागत है, नहीं लगता है? अरे लगता है ना भाई। अब साइकिल में थोड़ा ज्यादा मेहनत करना पड़ता है, थोड़ा 20 पे पहुंचने के लिए भी, है ना? स्कूटी में थोड़ा ये रहा, थोड़ा आया भूसा जैसा रहा तो फट से पकड़ लेता है, और कोई लोग ज्यादा उड़ाता है तो पलट जाता है। ठीक है, वो बात की बात है। तो यहाँ पे अगर अगर शब्द लिखा है अंडर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, तो इसका मतलब क्या रहेगा? ए कैसा है? कांस्टेंट। मतलब ए नहीं बदल रहा है, समझ गए? बट अगर ए है तो बी बदल रहा होगा। नहीं समझे? आराम से आराम से। सर ए क्या बोल रहे हो आप? कांस्टेंट। अब इसका मतलब समझना, ए अगर दिया है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, तो हम क्या समझेंगे? कैसे लिखो इसको? देखो तो देखो ये आता कैसे है, 5 मीटर पर सेकेंड बाई पर सेकेंड, तभी तो ये मीटर बाई सेकेंड है, और नीचे क्या है बच्चा? सेकेंड। थोड़ा सा आता है, मीटर बाई सेकेंड है ना ये। तो अब इसको सॉल्व करते तो क्या आता? 5m बाई एस, बाई एस है ना, नीचे कुछ नहीं तो 1 है। जब ये ऊपर जाता है तब तो ये बनता है 5m बाई एस इंटू, सॉरी इधर s, तो 5m बाई एस स्क्वायर, तो तुम लोग इसको लिख दो फिर 5m s माइनस, ऐसा लिखते हैं ना हम। मैं ऐसा क्यों बता रहा हूं? मैं ये बताना चाहता था 5 मीटर पर, देखो 5 मीटर पर सेकेंड, मतलब ये रफ्तार हर एक सेकेंड में कितना चेंज हो रहा है। अब अगर नेगेटिव होता तो घटता, पॉजिटिव होगा तो बढ़ेगा। समझ गए? तो अब मेरे दिमाग में बैठ चुका है। अब जैसे मैं तुमसे एक सवाल पूछूं कि मान लो बच्चा मैं अभी रेस्ट पर हूं, ठीक, अगर मैं रेस्ट पर हूं तो मेरा अभी रफ्तार कितना? 0। अब किसी ने कहा कि आपको मैं 5 से एक्सेलरेट करा रहा हूं, कितने से? 5 से। इसका मतलब क्या होगा? अगले सेकंड मेरी रफ्तार कितनी होगी? 5। नहीं, कुछ और आवाज आ रहा था। तो अगले सेकंड कितनी होगी? अरे 5 होगी ना रे बाबा। एक सेकंड में रफ्तार कितनी हो गई है? 5। और दूसरे सेकंड में, तीसरे में, समझ गए, चौथे में, ए मीनाक्षी बोल रहे बाबा कुछ तो बोल रही हूँ सर। हाँ, तो हर एक सेकंड मेरी रफ्तार क्या हो रही है? बदल रही है। समझ गए? तो अब मेरे दिमाग में आ गया, अब ये यहाँ की बात नहीं है, पूरी फिजिक्स में हम याद रखेंगे। सर अगर ए भाई साहब क्या हो जाए? कांस्टेंट। क्या हो जाए? कांस्टेंट। तो हमारे पास अब 3 इक्वेशन, हमने न्यूटन्स के 3 इक्वेशन पढ़े थे 9वीं कक्षा में, अब वो 3 याद रखना है फिलहाल के लिए, बाकी डिटेल में पढ़ेंगे। एक v is equal to u plus at, s is equal to ut plus half at square, और v square is equal to u square plus 2s। तो ये तीनों फॉर्मूले कहाँ लगाने हैं? जब a मिलेगा कांस्टेंट, जब a मिलेगा तब इन तीनों की याद आनी चाहिए। समझ गए? और पढ़ क्या है ध्यान से देखो तो, v मतलब बाद का गति, u मतलब पहले वाला गति, a मतलब एक्सेलरेशन, t मतलब टाइम। फिर देखो एस क्या आ गया? तो देखो तो कुल मिला के 5 चीजें हैं केवल, एक u है, एक v है, एक t है, एक at और एक s, यही 5 है क्या? और हम लोग जब मोशन के बारे में पढ़ेंगे तो यही 5 चीज तो आएगा। अरे शुरू में कितनी रफ्तार, बाद में कितनी रफ्तार, कितने से, अब रफ्तार चेंज हो रही है मतलब एक्सेलरेशन है, तो तीसरी बात क्या पढ़ लिया? एक्सेलरेशन। समझ गए क्या?
अब यहाँ से वहां गया तो क्या दूरी तय करेगा, होगी चौथी बार। जब वो यहाँ से वहां गया तो क्या समय लगेगा, तो होगी पांचवी बार। अब यही पांचवी बार तो बदल बदल के पूछेगा, समझ गए क्या, पूछेगा तो यही पांच, समझ गए। और जब अगला चैप्टर पढ़ेंगे तो वहां पे एक आ जाएगा ये जो ए है वो कैसे आया, तो फोर्स लगा के आएगा, समझ गए। चलो मीनाक्षी कुछ कुछ हवा लगा क्या? यस सर। हाँ अब सुनो, तो हमने इसको 1D को ये यहीं के लिए बात कर, टुडे में भी फिर ये बातें करेंगे, समझ गए। अब जैसे हम वो कह रहे हैं अंडर नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, तो जब ये शब्द आ जाए नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन तो तुम समझ जाना, मैं इसको यहाँ लिख रहा हूँ, कचरा बन रहा है, बट तुम लोग एक बार वीडियो को फिर से चला के फिर नोट्स बना लेना। क्या, जब ए जो होगा वो कांस्टेंट नहीं होगा, समझ गए क्या। ए कांस्टेंट का मतलब हमें पता है कि हर सेकंड उसकी रफ्तार कितनी होगी, चेंज होगी, कितनी बदलेगी, पर नॉन यूनिफॉर्म का मतलब हो गया कि अब हमें नहीं पता कि हर सेकंड उसकी रफ्तार कितनी बदलेगी या कितनी घटेगी, समझ गए, ये चेंज होते रहेगा। तो जब भी अगर ए कांस्टेंट नहीं होगा तब हमें हेल्प लेनी पड़ती है किसकी, कैलकुलस भैया की, किसकी, कैलकुलस भैया। अभी रखो रखो पढ़ाऊंगा। कैलकुलस भैया में दो बच्चे इनके, एक डिफरेंशिएशन, समझ गए क्या, और एक इंटीग्रेशन, समझ गए। तो क्या ये बात केवल 1D के लिए, नहीं 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 नहीं, ये पूरे मोशन के लिए, पूरे मोशन, चाहे 1D चाहे 2D चाहे 3D। अब हम मोशन को हम तीन चश्मों से देखेंगे या तीन आंखों से, एक आंख जिसमें ए जीरो, दूसरी आंख जिसमें ए कांस्टेंट, और तीसरी जिसमें ए नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन, समझ गए, मतलब जिसमें ए कांस्टेंट नहीं रहेगा। सर जब ए जीरो रहेगा तो सर एक ही फॉर्मूला, कौन सा, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। ए कांस्टेंट रहेगा तो, अरे बोलो जल्दी जल्दी, सर न्यूटन के तीन बच्चे, v is equal to u plus 80, s is equal to ut plus half at square, और v square is equal to u square plus 2s, समझ गए। और तीसरी कहानी, जब a नहीं होगा तो किसको याद करना है, किसको, एक और शब्द याद कर लो, पूरी की पूरी फिजिक्स में जब भी वेरिएबल चीजें आएंगी कौन आएगा, वेरिएबल। तो हमें मुंह उठा के किसके पास जाना है, जब कैलकुलस, किसके पास, और कैलकुलस में कितने पार्ट पढ़ते हैं, या तो डिफरेंशिएशन या तो इंटीग्रेशन। तो अब मैं आपसे पूछूं कि बताओ डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन की कहानी कब आएगी, तो समझ लेना कि जब भी वेरिएबल आएगा तो कैलकुलस यूज करना। जैसे मैं आपको थोड़ा सा रफ आइडिया देता हूं, ठीक है, ताकि आप थोड़ा रिलेट कर पाओ। जैसे मान लो मेरे हाथ में एक गेंद पड़ा हुआ है, बढ़िया। अच्छा आपने 9वीं कक्षा में फोर्स का फॉर्मूला पढ़ा है क्या, क्या पढ़ा था, फोर्स इज इक्वल टू, बल इज इक्वल टू, आगे बोलो, अरे मास इनटू त्वरण, मास इनटू एक्सेलरेशन पढ़ा, अरे बोलो भाई। अब एक फूल फेंक के मारा, फिर पत्थर फेंक के मारा, किसमें चोट लगेगा, बोलो तो प्रैक्टिकल करके देखे, पक्का लगे। तो जितना मास उतना चोट ज्यादा, और जितने से वो एक्सेलरेट करेगा उतना ज्यादा चोट लगेगा, समझ गए। तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, मास इनटू, मीनाक्षी तू भी उधर से बोल ले यार भाई, पता लगे तू भी जिंदा है। हाँ तो हम लोग फोर्स का फॉर्मूला क्या बोलते हैं यार, मास इनटू एक्सेलरेशन, बढ़िया। अब सुनो, तो अगर तुमसे एक सवाल पूछे कि मान लो मास है 5 kg का, एक्सेलरेशन है तो तुमसे जब ये टकराएगा तो कितना फोर्स लगाएगा, अरे बोलो रे, अरे मास 5 एक्सेलरेशन 2 तो फोर्स कितना, क्या ये बात सही है। तो जो फॉर्मूला अगर हम यूज करेंगे तो फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन लिख सकते हैं, बहुत बढ़िया, मेरा लिखेंगे ना। अब ऐसे सोच, हमने 5 kg का मास लिया, 2 का एक्सेलरेशन लिया, तो फोर्स कितना आया, क्या ये बात सही है, पूरा सही है ना। अब ऐसे सोच, हमने 5 kg का मिट्टी का गोला बनाया, मिट्टी का गोला समझते हो, चल रेत समझते हो, रेत रेत बालू रेत, 5 kg का रेत का गोला बनाया और उसको दे मारा तेरे सर पे, तुम्हें लगता है रास्ते में क्या उसका मास थोड़ा झड़ जाएगा हवा से, नहीं झड़ेगा रे, अरे ऐसा भी हो सकता है जाते जाते शहीद हो जाए, नहीं हो सकता, पक्का सोच लो। मान लो आग जल रहा है दूर में, तुम यहाँ से सेक रहे हो, क्या गर्माहट ले रहे हो, और पास जाते जाओगे तो, और थोड़ा और पास जाओगे तो हो सकता है टपक टपक के, समझ रहे हो वापस आ जाओ, एक डरावना हो गया थोड़ा।
तो सर फोर्स का फॉर्मूला है मास इनटू एक्सेलरेशन, ध्यान में रखना। पर ये फॉर्मूला तभी वैलिड रहेगा जब मास भी फिक्स रहे और एक्सेलरेशन भी, वरना ये फॉर्मूला वैलिड। अब जैसे मैंने कहा कि मैंने एक रेत का गोला लिया और फेंक के मारा, तो क्या उसका जो मास होगा हो सकता है समय के साथ कम हो रहा हो? अरे रास्ता में जाते जाते झड़ सकता है ना यार, पक्का ना? तो क्या अभी भी मुझे 10 से फोर्स लगेगा क्या? नहीं सर, मास तो कम हो गया होगा रास्ता में, समझ गए क्या? तो हम पूरी की पूरी फिजिक्स में कोई भी फॉर्मूला लिखें वो तभी वैलिड रहेगा जब सारे के सारे लोग क्या होंगे, मतलब वो बदलते। अगर उनमें से कोई भी बदलेगा तो दिमाग की घंटी खड़ी हो जानी चाहिए कि सर यहाँ पे क्या यूज करेंगे, कैलकुलस। क्या यूज करेंगे? मीनाक्षी बात समझ में जो मैं बोलना चाहता हूँ? जो भी फॉर्मूला, जो भी जैसे तुमने पढ़ा कि सर फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, तो ये फॉर्मूला तभी वैलिड रहेगा जब m भी फिक्स्ड और a भी पक्का। क्या अब इनमें से मान लो a अगर वेरिएबल हो गया तो तुम समझ जाओ सर कब डिफरेंशिएशन करेंगे, कब इंटीग्रेशन करेंगे, इसके बारे में बाद में चर्चा करेंगे। बट तुम्हारे दिमाग में फट से खड़ा हो जाए, अरे सर यहाँ वेरिएबल आ रहा है, सर कैलकुलस कर दो, सर वेरिएबल आ रहा है, कैलकुलस करो, सर वेरिएबल आ रहा है। और कहाँ पे यूज करेंगे? कोई भी फॉर्मूला, जैसे मान लो मैंने ऐसा कह दिया v is equal to u plus at, बढ़िया। अब यही फॉर्मूला तभी वैलिड रहेगा जब ये सारे जमूरे, कौन से जमूरे, v u a t, वैसे टाइम कांस्टेंट ही रहता है, उस पे हमारा जोर नहीं चलता है। क्या मैं बोलूंगा बिम बिम क्रीम, मेरे हिसाब से धीरे हो जाएगा, ऐसा नहीं हो रहा है, हो जाएगा क्या? नहीं, वो कर देगा, देखो एकदम सोच में करके रहेंगे आप। अच्छा, तो कुल मिला के हमारे हाथ में ए भाई साहब है, कौन है? ए। तो अब नहीं समझे, अरे ए ही तो वो है जो डिसाइड करेगा कि यू कितना होगा और कितना बदलेगा, यही है ना? तो मतलब अगर ए कांस्टेंट रहा तब तो इक्वेशन यूज होगा, ए कांस्टेंट नहीं है तो दिमाग की घंटी बज जानी चाहिए कि सर आप यहाँ पे क्या यूज करोगे। समझ गए? मैं कहूँ प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स बाय एरिया, क्या ये फॉर्मूला सही है? तो तुम बोलना सर ये फॉर्मूला तभी सही होगा जब P भी क्या हो, कांस्टेंट, F भी क्या हो, कांस्टेंट, A भी क्या हो, कांस्टेंट। अगर उनमें से कोई भी वेरिएबल हुआ तो क्या घंटी बजनी चाहिए? कैलकुलस। समझ? और पढ़ेंगे बाद में। मीनाक्षी समझ गई क्या? Yes, गला बैठ गया है मेरा, लग रहा है चिल्ला दिया ज्यादा क्या मैंने? समझे नहीं कि ऐसे ही हवा में वेरिएबल पाओ तो अरे कुछ नहीं आता जाता तो भगवान का नाम लेते हो ना, बचा ले रे प्रभु, आज से चोरी नहीं करेंगे, इस बार बचा ले। तो उसी तरह जैसी वेरिएबल पाओ कैलकुलस को याद करो। अब पढ़ लेंगे कब डिफरेंशिएशन, कब इंटीग्रेशन, सारी बातें आगे आ जाओ। तो ये था बेटा इंट्रोडक्शन, किसका पढ़ रहे थे? अच्छा काइनेमेटिक्स, बढ़िया। ये यहाँ कुछ लिखा हुआ है करे, अच्छा तो दिख ही नहीं रहा, आगे पेज पे हाँ लिख देते हैं। अब जैसे बच्चा 2D, ऐसे तो मैंने इलैबोरेट कर दिया, बट फिर भी 2D मोशन वो जिसको तुम एक पेपर पे बना लो। अब एक बात बताओ, हम कह रहे हैं कि हमने एक लाइन खींच दी है इसे, ठीक, एक लाइन खींची ऐसे, तो उस लाइन को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या तुम्हें एक पूरा शीट चाहिए कि एक धागा पे भी रिप्रेजेंट हो जाएगा? धागा पे भी हो जाएगा, इतना चला खत्म कहानी, समझ गए क्या? लेकिन कोई अगर ऐसे चला और ऐसे चल दिया तो क्या एक धागे पे आ जाएगा क्या? एक सीधा धागा पे नहीं सर, एक पेपर लेना पड़ेगा, समझ गए क्या? अरे ढेर तुमको हम धागा भी दिखा देंगे क्या? तो मान लो एक स्क्रीन है, धागा समझते, धागा थ्रेड हो, वो चाइनीज वाला लाइट आता है, देखे होगा शादी ब्याह में, वो लगता है लाइट, क्या बोलते उसको तुम लोग? जिगबी फिगबी लगी 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 क्या कुछ बोल, अरे जो भी हो रहे, तो उसमें तुम लोग कैसे दिखाया जाता है? कभी इधर वाला जल रहा है, इधर वाला कुछ रहा है, कभी डिस्को मार ऐसे चे कर रहा होता है, तो एक पे हो गया ना। अब इतने पतले में तुम्हें क्या हम शाहरुख खान और सलमान खान दिखा देंगे क्या? बोलो भाई, नहीं ना? तो अब उसके क्या चाहिए, बड़ा स्क्रीन चाहिए ना। तो अब सलमान खान कभी उड़ेगा भी, तो उड़ेगा भी तो तुझे उड़ता कहाँ दिखाई देगा? इच्छे, समझ गए क्या? गाड़ी चलाएगा तो ऐसे, और मान लो गाड़ी चलाते चलाते उड़ाएगा तो कैसे, इधर भी चला सलमान खान और इधर भी चला, तो कैसा हो गया 2D। और 3D ग्लास पहन लेंगे तो उड़ा के ऐसे सामने भी आ जाएगा, समझ गए, तो 3D हो जाएगा। तो जब हम लोग 2D के बारे में चर्चा करते हैं, इधर देखो रे, तो सर 2D मोशन कैसा होगा? सीधा छोड़ के कोई भी ले लो, मतलब ये तो 1D हो गया, ऐसे कर दिया तो समझ गए क्या, ऐसे कर दिया तो मारे एक डाल दी, अबे 2D हुआ ना बे, अबे पेपर में नहीं आ रहा है ये, चलो ऐसे कर दिया तो
2D ऐसे कर दिया तो 2D समझ गए क्या? तो हमारे सिलेबस में ये है। ऐसे भी देखो चांद कैसे घूमता है रे? अरे मान लो धरती है तो मेरा चांद, समझ रहे हो ना, ऐसे ऐसे। और मान लो ये रहा सूरज तो धरती माता, ऐसे ऐसे, समझ लो ऐसे करके। क्लियर है ना? ये सब कैसा है? 2D बोले के बाद से ऐसे देखो ना भाई, सूरज ऐसे सामने से देखो। अबे तुम हनुमान जी हो, समझ लो, समझ गए? हनुमान जी गए ना खाने के लिए, हनुमान जी जब जाके ऐसे सूरज को देख रहे होंगे ऊपर से, लेकिन अच्छा धरती में ऐसे घूम रहे हो तुम, अच्छा वेनस ऐसे घूम, तो सब उनके सामने नीचे नीचे घूम रहा था, ऐसे घूम रहा था मैं एक ही प्लेन पे। 2D हो गया, समझ गए क्या? बड़ी। तो इसमें हम लोग 2D वाले भाई साहब में जो हमारे सिलेबस में है बेसिकली, हमें कौन कौन सा पढ़ना है? एक ये वाला पढ़ना है बच्चा, कौन सा? सर्कुलर मोशन, समझ गए क्या? इसी में 2D में एक और पढ़ेंगे हम लोग, पैराबोलिक। मैंने गलत बना दिया, चलो इलिप्स इलिप्स लिख देते हैं। ये इलिप्स की कहानी हो गई। इसी में एक ऐसा है, ऐसा ये प्रोजेक्टाइल वाला पढ़ा था ना कि ये होता है बेटा पैराबोला, पैराबोला, समझ गए क्या? तो एक तो हो जाएगा सर्कुलर, एक हो जाएगा पैराबोला वाला, ठीक है? इलिप्स वाला वगैरह भी आएगा बट उसमें हमें भी नहीं चाहता, समझ गया ना? तो 2D वाला समझ लो क्या? क्या कोई x और y एक्सिस पे जाएगा तो 2D कहलाएगा? नहीं रे, अगर ऐसे जा रहा है तो 1D कहलाएगा, जब तक कि वो नीचे ना गिरे। किसी ने कहा हमने गोली ली, गोली समझते हो? अरे वो वाली गोली नहीं रे बाबा, ये बंदूक वाली। तो अब बंदूक वाली गोली को मान लो मैं ऐसे करके चलाऊं तो पहले तो जाकर सटाक से क्या कर रहा होगा? 1D कर रहा होगा रे। लेकिन वो धीरे धीरे जा रहा, तुम्हें पता धरती माता तो अपना एफर्ट लगा ही नहीं होगी खींचने के लिए, समझ रहे हो? तो धरती माता उसको धीरे धीरे नीचे भी तो करे, आगे जा रहे लेकिन नीचे भी करिए ना, तो मतलब ये आगे भी बढ़ रहा और भी हो गया, समझ गए क्या? तो आप ऐसे भी समझ सकते हो कि सर जिसको हम एक लाइन में बना देना वो क्या कहला जाएगा? 1D। और जिसको बनाने के लिए एक लाइन में नहीं बना पाएंगे वो क्या हो जाएगा? 2D। जैसे अगर कोई ऐसे गया 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 थोड़ा छुपते रहे, अब ये क्या तुझे लगता है तू एक लाइन में बना पाएगा कभी इसको? नहीं। समझ गए क्या? इसके लिए तो हमें एक पेपर चाहिए। क्या मस्त पेपर बना है, समझ गए क्या? आगे आ जाओ। मीनाक्षी आया क्या कुछ? यस सर। पूरा पूरा आधा आधा? पानी नहीं लिया लेकिन। अच्छा हर चैप्टर में मौका नहीं मिलेगा? देखो इधर 2 दिन बस इन लोगों को पढ़ा दे। वेरिएबल ऑफ काइनेमेटिक्स कितने आएंगे वेरिएबल, तुम्हें क्या लगता है? अरे वेरिएबल मतलब जिस जिसको निकालना होगा, तो काइनेमेटिक्स में क्या क्या निकालोगे? कहां पे है, कितना से चला, कितना पे पहुंचा, कितना दूर गया, कितना समय लगा, अरे यही चर्चा होगी ना। देखो इधर पहला पोजीशन, पोजीशन मतलब जहां पास है। और किसी की पोजीशन कैसे बताओगे? मेरी मर्जी, कहे मेरे यहाँ से, मेरा घर है हम अपने यहाँ से बताएंगे, तेरा घर तो अपने यहाँ से बता। अच्छा तो सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं बच्चा पोजीशन की। अब यार जैसे अगर अपन पता भी बताते हैं तो बड़े थोड़ा पानी पी एक सेकंड क्या कहते हैं नहीं पता है योनी योनी बोलो ना
बाकी चीज को देख रहे हो तो थोड़ा ज्यादा एचडी का मतलब क्लियर दिख रहा है वो बहुत अच्छा नहीं लग रहा है वो हिस्ट्री का है इन लोग के स्पॉटलाइट ये वो भी वाला बोर्ड पे लाइट नहीं पता बस नीचे देखने के ऊपर बस ये भी वाला है इसलिए जो रेस आता है इसमें क्लियर आँख खराब हो गई मैं सामने बेंच पे बैठता था कि वो ठीक से दिखे मुझे पता चला नहीं बैठ नहीं है ग्रीन बोल सॉरी रेड बोल मैंने कुछ मांगा था क्या पता अच्छा ऐसे ही रह गया अरे कैसे हो यार तुम लोग तुम ख्याल तो कर लो कि चैट अबे तो बता तो दिया करो कि है भाई गरम कर देना थोड़ा सा कुछ झूठा नहीं किया पानी निकल गया सर अपने एक सिप मारे सर क्या बोल क्या चलो 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 देखो सॉरी अबे कितना बतियाता है यार तुम लोग सुनो इधर पहली बात कर रहे हैं अपन किसकी बच्चा पोजीशन थोड़ी बात है समझ लो किसी का पोजीशन बताने के लिए हमें हमेशा क्या चाहिए होता है रेफरेंस पॉइंट असल जिंदगी में क्या जैसे मान लो हमारे एग्जाम में नंबर आते हैं माँ बाप किससे कंपेयर करते हैं बोलो टॉपरों से शर्मा जी नहीं बेटा शर्मा जी तो बदनाम है तो कंपैरिजन किससे होता है 90% लेके आओ तो भी 92 लेके आओ तो 95 लेके आओ तो भी कंपैरिजन किससे होगा और कहीं गलती से तुम 98 लेकर आ भी गए तो पिछले साल एक बच्चा का 100 है तो हमेशा समझ रहे हो ना और हम लोग किससे करते हैं देखो ना उसका 60 तो आया मेरा 90 आया है ना तो हम लोग अब किससे खत्म किया तो हमेशा कंपैरिजन के लिए क्या चाहिए होता है रेफरेंस पॉइंट या उसकी मतलब बताने के लिए कि मेरा कितना ज्यादा है या फिर कितना कम है तो जब हम फिजिक्स में कॉपी किताब से अगर ड्रॉ करते हैं तो अब किसी का पोजीशन अगर बता रहा है तो क्या किया समझो हमने इसको पार्ट में बांट लिया इधर x इधर y सामने वाले को z बढ़िया गया जैसे मान लो यहां से मैं शुरू कर दूं ये मेरा अपना जगह और इसको मैंने क्या बोल दिया मान लो ये वाली चीज x ऊपर वाली y सामने वाली z अब हम तो पूछे वो कहां बैठा हो तो मैं क्या करूं मान लो तुमने ऐसे पूछा कि राम कहां बैठा हो तो क्या बोलूंगा मैं गूंगा होता तो क्या करता तो बोलू अच्छा गूंगा आदमी को खाना चाहिए होगा तो क्या करेगा गूंगा गूंगा किसको बोलते हैं तो इसी से करेगा ना और बहरा आदमी को खाना चाहिए होगा तो क्या करेगा देखो बहरा आदमी में यार
अबे बहरा तो सुनाई वो में तो तूने बोल सकता कहा है ना, वो तो बोल सकता है सर। बड़ा कंफ्यूज है गूंगा और बहरा में। अच्छा, चलो ठीक। तो सीन कैसा है कि मैं यहाँ खड़ा, तूने मेरे पूछा वो कहाँ है, मैं पहले का तो देखो वहाँ है, खत्म, समझ गए क्या? तो मैं यहाँ से उसकी पोजीशन बता रहा हूँ, मैं कैसे बता दूँ? समझ गए? हम देखो बोले ट्यूबलाइट कहाँ है, अबे है ही नहीं यहाँ। मान लो कुछ पूछे एसी कहाँ है, पहला वाला, मैं ऐसे कर दूंगा। तो ये उस एसी की पोजीशन कहाँ से, जहां से मैं बोल रहा हूँ। अब तेरे से पूछू एसी कहाँ है, तो तू क्या करेगी? अब ऐसे पूरा हो जाएगा ऐसे, अबे ऐसे ही करोगे ना, तो इसकी पोजीशन तेरे यहां से होगी ना, समझ गए क्या? तो अब मैं जब मैं कह रहा हूं वेरी अच्छा सॉरी पोजीशन, तो जैसे इधर देख, लिखते कैसे बच्चे इसको, ओ पे खड़ा होके किसको देख रहे हैं, पी को, तो उंगली कैसे करोगे, ऐसे, समझ गए? तो ये हुआ पी का पोजीशन कहां से, ओ से, समझ गए क्या? ये बड़ी चीज है क्या, इसी को अपन कहते हैं पोजीशन वेक्टर। वेक्टर ठीक। अब आर पे अब देखो ये तो रिप्रेजेंट करने का तरीका हुआ। अब पी पॉइंट पे पहुंचेंगे कैसे, कैसे पहुंचेंगे, चल के, अरे ऐसे नहीं करेंगे। हमने कहा कि वो कहां बैठा है, तो मैंने करा उंगल, तो ये क्या बता रहा है, इसकी पोजीशन यहां से। अब वहां पे पहुंचना है तो मुझे संपूर्ण जानकारी चाहिए। अब क्या बीच में बेंच में कूद के पहुंच जाऊंगा भाई, नहीं ना, कैसे होगा भाई, यही से फिर तो यहां पहुंच जाऊंगा, नहीं समझे? मान लो यहाँ पे अंगारे आग शोले सब लगे हुए हैं, तुम यहाँ तक पहुंचो कैसे, सर पहले एक्स में चल लो फिर वाई में चल लो, समझ गए क्या? तो जो x में मान लो चला मैंने x1 और यहाँ पे y में मैंने चला मान लो y1, तो इस वेक्टर r को कैसे लिखेंगे, देखो मैंने उस दिन बताया था वेक्टर में x के लिए क्या पहचान दिया था, i कैप, y के लिए, समझ गए क्या? तो अगर मैं इस p का पोजीशन पूछूं तो तुम क्या बोलोगे, सर इधर चल लो x1 कितना x के लिए, और इधर कितना चला y1 j का क्यों, क्योंकि y में चले, समझ मीनाक्षी आ रहा है समझ में? हाँ सर। हाँ, तो ये बेटा क्या होगा, वेक्टर आर, या फिर मैं इसको ऐसे लिख सकता था वेक्टर ओ पी। क्लियर है? आगे आ जाओ। हाँ जी, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट समझ लो। अब देखो सारी बातें कहां से हो रही है, रेफरेंस पॉइंट। रेफरेंस पॉइंट हमने किसको मान रखा है, और सर क्या आप रेफरेंस पॉइंट यहां मान सकते हो, मान लो ना, मेरा क्या जाता है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, बट यहाँ पे लेना हमारे लिए आसान होता है। पूरी दुनिया को पता है कि नॉर्मली यहाँ से कॉपी में बनाया जाता है, नहीं समझे? अरे यार हमारे यहाँ समय अगर सेकंड में देखा जाता है, अमेरिका में किलो में देखा जाता है, तो समझ रहे हो दिक्कत हो जाता है ना भाई। उसको पता है कि जब छोटा वाला कांटा ऐसे घूमेगा तो 1 मिनट होता है, पता है ना? चल अच्छा, बड़ा वाला होता है, हमारी घड़ी में तो कांटे नहीं है, कैसे, इसीलिए हम कंफ्यूज आ रहे हैं। देखो इधर, अब सुनो, अच्छा बड़े लोग में कांटा नहीं होता ना दिमाग होता है, क्या है? सुबह चलो बच्चा देखो ध्यान में, देखो तुच्छी बात है। अब सोचो ऐसे, ए का पोजीशन कहां से और बी का पोजीशन कहां से, अब तुम उठ से ए से उठ के कहां चले गए, तो तुमने डिस्प्लेसमेंट क्या करा, ए से बी, समझ गए? लिखेंगे कैसे सर इसको, लिखेंगे कैसे, जरा देखो। ट्रायंगल लॉ पढ़ाया था मैंने, पढ़ाया था। मीनाक्षी ट्रायंगल लॉ आता है क्या, थोड़ा बहुत बोलो। क्या सर? ट्रायंगल लॉ वेक्टर एडिशन आता है क्या? पढ़े थे पर उतने अच्छे से नहीं पढ़े थे। छोड़ो तो फिलहाल अभी थोड़ा सा जान लो, हाँ वेक्टर भी पढ़ाना ही पड़ेगा। देखो इसको कैसे करेंगे, मुझे क्या निकालना है, पढ़ो आगे लिखा है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। अब सुनो, ए से बी जा रहे हैं, तो एक तो रास्ता होता सीधा चले जाते, अरे हमारे अगर पंख होते तो हम ऐसे लहरा के थोड़ी जाते, सीधा उड़ के चले जाते हैं, पर वो तो है नहीं, तो मैं कैसे जाऊंगा, ये रास्ते से, समझ में आया क्या? देखो इधर देखो, मैं किससे जाऊंगा, इस रास्ते से, ये रास्ता जाने का, और अगर मेरे पंख होते तो सीधा, समझ गए? तो ए से बी ये क्या कहलाएगा, डिस्प्लेसमेंट, और ये जो एक्चुअल रास्ता है क्या कहलाएगा, डिस्टेंस। अगर प्लेन से दिल्ली जाना है तो ऐसे से जाओगे, सीधा जाओगे तो डिस्प्लेसमेंट होगा, और बाय रोड जाएंगे तो डिस्टेंस होगा, समझ गए क्या? अच्छा,
अब मुझे ना, अब देखना ये बेटा थोड़ा इंपॉर्टेंट है, कहीं कहीं पे आएगा आप लोग कंफ्यूज हो गए, तो हम इसको थोड़ा देख लेते हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि ये OB कितना है, तो मेरे ख्याल से बच्चे कहेंगे सर वेक्टर OB मतलब इसको मैं लिख दूं R, देखो RF से लिखा हुआ है ना वेक्टर R। तो ये तो B की पोजीशन हुई ना, अरे नहीं समझे, ये B की पोजीशन है, कहां से, यहां से। अब B पे पहुंचने का पूरा पता कैसे लिखोगे सर, तो B पे पहुंचने के लिए आपको X पे कितना चलना पड़ेगा, Y पे ये लिखना पड़ेगा ना यार, अरे नहीं समझे। हमसे अगर किसी ने कह दिया IT मेडिकल जोन किधर है, तो किसी ने कह दिया एग्रेशन चौक, पर एग्रेशन चौक क्या हुआ, रेफरेंस पॉइंट। अब किसी ने कहा एग्रेशन चौक पे खड़ा होके ये रहा IT मेडिकल जोन, तो क्या लाल चिट्ठी पेन कोड के सीधा पहुंच जाएगा सुपर उनके, अरे नहीं ना भाई, कुछ अब वहां तक जाना तो फिर बिल्डिंग दिखा दिया तूने कि यार वो वाली बिल्डिंग है, तो मुझे अबे जाने का रास्ता तो बताओ, तो तुम बताओ अबे पहले इधर जाओ फिर इधर जाओ, समझ गए क्या। तो ये क्या हुआ, B का पोजीशन बिल्डिंग ने किया। अब इस तक पहुंचेंगे कैसे, तो तुम बोलोगे कि सर x1 पे इतना चल लो और y1 पे इतना चल लो, समझ गए क्या। तो लिखेंगे कैसे इस पता को, तो x1 में चलने वाले को किससे रिप्रेजेंट करते हैं I कैप, समझ गए, और y में चलने वाले को किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं y1 j कैप, समझ गए। मीनाक्षी आई बात समझ में, अरे I कैप j कैप बस यही बताता Yes, sir. है कि आप x में चल रहे हो और j कैप y में चल रहे हो, बताया था ना यूनिट वेक्टर बड़ी। अब उसी तरह हम तो यहाँ खड़े, हमने देखा किसको अभी, A को, तो अब ये तो बेटा A का पोजीशन हुआ ना, अरे वो रहा बिल्डिंग, तो ये तो बता दिया वेक्टर की वो रहा, जाएंगे कैसे, सर पहले इतना चलो फिर इतना चलो। तो इसके लिए हमने बनाया कि पहले x में अपन को कितना चलना पड़ेगा, मान लो x2 दूरी, और y में कितना चलना पड़ा, मान लो y2 दूरी। तो इसको कैसे लिखूं मैं, बोलो ri इज इक्वल टू x2i कैप प्लस y2 j कैप, समझ गए, बरोबर है ना, बोल रहे भाई। लेकिन अब मुझे क्या निकालना है सर, आपको निकालना है कि A से B कोई गया तो ये A B वेक्टर लिख के दिखाओ, नहीं समझे, पहले RF लिख लिया बेटा, B की पोजीशन लिखा ना ऐसे वेक्टर फॉर्म में, किसी ने कहा A का बताओ, तूने A भी लिख के देखे, देखो आ रहा है, देखो आ रहा है। अब किसी ने कहा कि A से B कोई चल रहा है, तो ये वाला डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बताओ, तो A से B का डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। अब कोई बोलेगा, अब ऐसे सोचो सीन कैसा हुआ, मैंने तुम्हें देखा, तुम वहां देखी, तो मेरे लिए तुम्हारा पोजीशन वहां, बरोबर है क्या, मैंने उसको देखा वो पॉइंट, तो मेरे लिए उसका पोजीशन कहां, वहां। अब मान लो तुम उठ के कहां चली गई, सुप वहां पे, समझ गए क्या, यहाँ पे, तो वो भी तो एक वेक्टर हुआ इस तरफ वाला। अब मैं पूछ रहा बताओ वो वाला वेक्टर कितना होगा, समझ में आया क्या, नहीं आया, अरे बोला चाहिए ना। तो ये वाला चीज को वेक्टर फॉर्म में लिखा था ना मैंने, x1 i करके, इसको भी लिखा x1 x2 सॉरी x1 y1 या x2 y2 करके। अब मुझे ये वाला लिखना है, ठीक सर कैसे लिखे, इधर आ जाओ। अब जरा ट्रायंगल थोड़ा बहुत आता है, चलो बताओ, टेल से हेड क्या लिखो, आर आई, भूल गए, टेल से हेड बनाया ना, हेड के जिसको शुरुआत करते उसको टेल बोलो, और जहां पे उंगली कर उसको क्या बोलते हो, हेड, समझ गए। तो टेल से हेड प्लस करते थे, टेल से हेड प्लस करते थे, तो इसको क्या लिखा हुआ देखो, तो डेल्टा आर से प्लस डेल्टा आर वेक्टर, समझ गए क्या। और ये देखो बच्चा, फिर ऐसे चले फिर वापस, तो बी से ओ, तो यहाँ कैसे लिखा, इसका नाम क्या लिखा, आर एफ ना, माइनस आर एफ, और देखो तो वापस तो वहीं पहुंच गए ना जहां से शुरू किए थे, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा, 0। मैं अच्छे आया समझ में बेटा, जहां से चला वापस पहुंच जाओ तो डिस्प्लेसमेंट 0, क्लियर है। Yes. Yes. ट्रायंगलों में ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, क्या, पूंछ से सर प्लस पूंछ से सर प्लस पूंछ से सर प्लस, अगर सर से पूछ हो गया तो माइनस लिख दिया करो, और जहां से चले वापस वहीं पहुंच गए, इसलिए डिस्प्लेसमेंट 0, क्लियर है। तो अब बताओ मुझे क्या निकालना था सर, आप तो इसको निकालना चाहते थे ना, तो अब लिख देंगे डेल्टा आर इज इक्वल टू आर एफ, बेटा उधर गया तो प्लस आर एफ, और ये वाला इधर गया तो माइनस आर आई, समझ गए क्या। तो दिस इज आवर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, क्लियर है, नहीं आया, आ गया ना। और अगर मेरे से कोई पूछे कि ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है, तो क्या मैंने आरएफ को वेक्टर फॉर्म में लिख रखा है, क्या मैंने आरआई को वेक्टर फॉर्म में लिख रखा है, और जब भी प्लस या माइनस होता है तो आई का किसके साथ होता है, अरे आलू को आलू से घटाया जा सकता है, अरे 2 आलू प्लस 3 प्याज कितना, उतना ही रह जाएगा ना रे,
और 2 आलू प्लस 5 आलू, तो आलू आलू से जुड़ेगा। उसी तरह आई से जुड़ता है, जे से जुड़ता है, के से जुड़ेगा या घटेगा। तो जैसे मान लो मैं थोड़ा एक स्टेप और कर देता हूँ। आरएफ कितना था, तो तुम बोलोगे सर x1 i कैप प्लस y1 j कैप। अरे समझे क्या, माइनस आर आई कितना था बेटा, x2 i कैप प्लस y2 j कैप। समझ गए क्या? अरे माइनस, ये भी माइनस से, ये भी माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा। अब तो बस गणित है रे थोड़ा सा। तो x1 i कैप प्लस y1 j कैप माइनस x2 i कैप माइनस y2 j कैप। x i को i के साथ, तो i कैप कॉमन ले लिया, तो x1 माइनस x2। समझ गए क्या? इसको देखो j कैप और j कैप को देखो, तो प्लस j कैप y1 माइनस y2। समझ गए क्या? तो ये बच्चा क्या है हमारे पास, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। अगर हमसे कोई इसका मैग्नीट्यूड पूछ ले तो कोई फर्क पड़ता है क्या? पूरे पूरे वेक्टर मैग्नीट्यूड के लिए कैसे कहा था, i के j के नहीं है। कभी भी इसका मैग्नीट्यूड निकालना हो तो क्या करते हैं, अंडर रूट ऑफ i के बगल वाले का स्क्वायर प्लस j के बगल वाले का स्क्वायर। क्लियर है क्या? पक्का? तो अगर हम तुमसे सवाल पूछते ऐसे करके, देखो रे, मैं तुमसे अगर एक सवाल पूछ लूं कभी ऐसे ही मजाक मजाक में कि एक बात बताओ, एक है पॉइंट ए, एक आदमी ए पे खड़ा है। कहां पे खड़ा है? ए पे। यहाँ का कोऑर्डिनेट है मान लो 2,8, ठीक। फिर ये पॉइंट ए से उठ के कहां चला गया, पॉइंट बी पे। तो हम तुमसे पूछे कि अगर ये पॉइंट बी पे गया है तो एक बात बताओ, और यहाँ का कोऑर्डिनेट है मान लो 9,3, ठीक है। अब मैं तुमसे पूछूं कि बताओ ये डिस्प्लेसमेंट कितना किया। क्या पूछ रहे हैं मैंने क्वेश्चन तुमसे, कि ए बी डिस्प्लेसमेंट कितना है, ठीक। तो उसको करने के दो तरीके हो सकते थे, या तो वेक्टर फॉर्म से कर लो या फिर कॉमन सेंस से कर लो। सर कॉमन सेंस से कैसे करते हैं, सीखते हैं। मुझे क्या निकालना बोलो, अरे ए बी निकालना है ना, और इसी का मैग्नीट्यूड निकालना है ना कितना है। तो ऐसे सोचो, ये बेटा x पे कितना देख तो रे, 2 है। यार ये वाली दूरी कितनी, 2 हुई, बोलो। अच्छा, और इसका ये देखो तो ये वाली दूरी बेटा कितनी है, देखो तो 9 हुई। अच्छा, ये वाली दूरी बेटा 8 है ना, देखो तो। मीनाक्षी आ रहा है समझ में? यस अरे सर। बोलो, ये वाली दूरी बेटा कितनी, 8। और यहां से अगर अपन देखें तो ये वाला कितना है, देखो तो y पे 3, तो ये कितना 3 आया। तो अब मुझे क्या निकालना था, सर आप तो निकालना चाहते हो कि ये वाला कितना होगा। अरे बोलो, ये वाला ब्लू वाला सही है ना। तो एक बात बताओ, ये टोटल कितना था, 9 में से 2 गया तो कितना बचेगा, ये 7। तो ये भी कितना होगा। अच्छा, यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना था, 8। यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना था बेटा, 3। अरे y पे देखो ना, y पे 3 है ना, तो ये चीज कितना होगा, 3। तो 8 में से 3 गया तो कितना बचा, 5। मतलब ये वाली चीज कितनी होगी, 5 होगी क्या? तो क्या ये तुम्हें एक राइट एंगल ट्रायंगल दिखाई दे रहा है? तो हम नहीं कर सकते राइट एंगल, नहीं कर सकते। अरे भाई, अंडर रूट ऑफ 5 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम आया। और चाहते, अगर हम चाहते तो इसको एक स्टेप में कर सकते थे, सीधा ये फॉर्मूला लगा के। सर कैसे, देखो देखो, अगर मैं चाहूं तो यही चीज को सीधा फॉर्मूला से कर सकता था। मैं कहता ये डिस्प्लेसमेंट डेल्टा आर है, तो मॉड ऑफ डेल्टा आर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, क्या लिखा पढ़ो तो, x1 माइनस, अरे पढ़ो भाई, x1 में से है ना, तो x1 कौन पे 9 माइनस, मान लो अगर मैं इसको बोलता x1, तो 2 माइनस 9 कितना, -7 का स्क्वायर। -7। और इसका बेटा बोलो 8 माइनस 3, एक ही चीज है ना यार, देख तो 7 का स्क्वायर 5 अलग है, नहीं आया समझ में, अरे एक ही बात है ना भैया, आया समझ गए? हाँ आया कुछ ना, एस मैंने पहले कर दिया। स्पीड एंड वेलोसिटी, सर क्या होता है? इसको हम कैसे डिफाइन करते हैं? फिर मेरा चाय ठंडा हो रहा है। अरे प्रोजेक्टाइल का क्वेश्चन बनाया कि नहीं बनाया इसमें से?
हाँ प्रैक्टिकल खत्म हो गया, बनाया नहीं, रिलेटिव वाले छोड़ देंगे, रिलेटिव वाला शुरू करेंगे कल परसों से। अच्छा 1D का लगा दिया पूरा, खत्म ये आप भेजे तो वो और भैया। दूसरा जो बुक है ना वो तब करना, मेरा भेजा वाला फिर ये भेजा वाला, और उसके बाद तुमको जो बुक लगाना है यूरोडो से उठा के तुम जो मर्जी बुक का सवाल है, हमें नहीं पढ़, लेकिन पहले कंपल्सरी है, बाकी जिस मर्जी से पढ़ो। इसी बहाने हम भी पढ़ लेंगे तुम्हारे साथ साथ। अब जो नहीं बनेगा पूछोगे, उसी चक्कर में मेरा प्रिपेयर हो जाएगा क्या। चल देख ध्यान से ना बच्चा, स्पीड को अपन डिफाइन कर रहे हैं, रेट ऑफ चेंज इन डिस्टेंस, कई बार शब्द मिलेगा, इसको चेंज करेंगे। वेलोसिटी वाले केस में डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा ऐसे करके, या आपको पोजीशन मिलेगा। पहले बात समझो ध्यान से, जब भी ये रेट वर्ड आए ना तो पूरी की पूरी फिजिक्स में इस रेट वर्ड से दो सवाल बनेंगे, पूरी फिजिक्स में इस रेट वर्ड से दो सवाल बनेंगे। सर कौन कौन से? एक क्वेश्चन बनता है इंस्टेंटेनियस का, किसका? इंस्टेंटेनियस का, ठीक है। और एक सवाल बनता है रेट वर्ड से एवरेज का। जैसे आज तुम लोगों ने दो चीजें सीखी जो पूरी फिजिक्स में वैलिड है, क्या? जहां पे वेरिएबल पाएंगे वहां कैलकुलस को याद करेंगे, जहां पे रेट शब्द आया वहां पे हम समझ जाएंगे सर दो क्वेश्चन बनेंगे रेट पे, हम फलना टेलना कोई सवाल लगा रहे हैं, वहां पे रेट वर्ड आ गया तो दिमाग में घंटी बच जाएगा, या तो एवरेज पूछोगे या तो इंस्टेंटेनियस पूछोगे। नहीं समझे? जैसे हमने कहा कि मान लो तुम 1 घंटे तक खाते रह गए रसगुल्ले, या मान लो मैंने कहा 1 मिनट तक खाते रह गए, तो 1 मिनट में अगर तुमने मान लो 60 रसगुल्ले खाए, इसका मतलब हर सेकंड तूने कितना खाया? एक खाया ना। तो अगर मैं कह रहा हूँ कि तूने 1 मिनट में 60 रसगुल्ले खाए तो तुम्हारा एवरेज कितना हुआ? 60 एवरेज हुआ ना। पर ऐसा भी तो हो सकता था मैं एक बार में 2 खा रहा हूँगा, नहीं हो सकता था, तो उस हिसाब से तो 30 सेकंड में खत्म हो जाना चाहिए था। तो मैं हो सकता था कि पहले 29 सेकंड तक 1 सेकंड में समझ रहे हो दो खाया, और लास्ट में बेचारा मुंह भर गया, तो फिर बाकी के 29 सेकंड तक मैंने पानी पिया और आखिरी सेकंड में फिर 2 रसगुल्ले मुंह में डाल दिए, तो भी मेरा एवरेज कितना आएगा? 60 ही आएगा। समझ गए? अच्छा इंस्टेंटेनियस का मतलब क्या होता है? ये खाने के अब देखो 60 पूरा करना था, हो सकता था मैं एक बार में 4 उठा के मुंह में डालता हूँ, उसके बाद फिर पानी पीता हूँ, फिर 8 हो सकता है उठा के डालता हूँ, फिर पानी पीता हूँ। तो अगर फिर से मैंने अगर 1 मिनट में 60 का, तो फिर से एवरेज कितना आया? 60 ही आया। समझ गए? लेकिन इंस्टेंटेनियस का मतलब क्या हुआ कि किसी, जैसे हमने कहा कि 8 एग्जैक्ट 8 बजे मैंने तुझे डब्बा दिया रसगुल्ला खाने वाला, अब मैं चाहता हूं कि 8:01 तक में तो तू 60 खा लेगी, मुझे पता है, लेकिन मुझे अगर ये जानना है कि 8:30 पे ही तू क्या कर रही थी, खा रही थी कि उसमें पानी पी रही थी, तो क्या एवरेज से मुझे वो जानकारी मिल पाएगी क्या कि उस एवरेज से, यार एवरेज से तो पूरा पता चलेगा ना कि 0 से 60 सेकंड में हमने कितना खाया। अब किस समय पे, अब अच्छे बात ऐसे सोचो, 8 से 9, 8 से अगर 11 भी बजते हैं, तो 8 से 11 में अगर हम कोई काम करते तो लगातार तो करते नहीं, वो काम को करते हैं फिर रुकते हैं फिर करते हैं फिर रुकते हैं। तो मान लो अगर मैं कह रहा हूँ कि 8 बजे शुरू किया, 11 बजे तक तो खत्म हो गई, लेकिन बीच में सोया भी होऊंगा, बीच में बहुत तेज काम किया होगा, बीच में कुछ नहीं किया होगा, तो लेकिन कोई मुझसे पूछे कि एग्जैक्ट 9 बजे क्या कर रहे थे, तो क्या एवरेज से वो जानकारी मिल पाएगी क्या? अब 9 बजे तो पर्टिकुलर देखना पड़ेगा तुम कर क्या रहे थे भाई, उस टाइम सो रहे थे, जोरों से काम कर रहे थे कि आराम से सो, समझ रहे हो? तो इंस्टेंटेनियस मतलब होता है उस पर्टिकुलर टाइम पे वो बंदा क्या कर रहा है वो जानता है। समझ गए क्या? नहीं, इंस्टेंटेनियस मतलब होता है उस पर्टिकुलर टाइम पे, उस पर्टिकुलर क्षण पे क्या कर रहे थे उसकी बात हो गई। जैसे अभी मैं 1.5 घंटे पढ़ा रहा हूँ, तो क्या 1.5 घंटे तुम ध्यान से तो सुन नहीं रहोगे, बीच में मन कहीं मचल रहा होगा, पर ओवरऑल तुमने जो सीखा वो क्या हो गया? एवरेज। अब लेकिन क्लास का टाइम शुरू हुआ था 10:30 बजे, और मुझे अब जाना है कि 11:46 मिनट मैं तुम्हारी तरफ देख के पढ़ा रहा हूँ, तुम्हें छक मार के देख के सुनना पड़ रहा है। समझ गए? तो इस इंस्टेंस में तू अभी पढ़ रही थी, मैं जब मुंह इधर कर तो अगले मिनट में हो सकता है ना पढ़े तू। समझ गए? इंस्टेंटेनियस मतलब
11:46 पे क्या कर रही थी उसकी बातें कर रहे थे। बाकी घर वालों को क्या लगेगा, पिछले 1.5 घंटे बढ़िया से पढ़ के आइए, समझ गए। ओके, तो रेट मीनाक्षी आया क्या समझ में? हाँ सर। हाँ देखो ये पढ़ देती, अब कैसे पता चला, तुरंत पता करना पड़ा ना भाई, पूछ के रिप्लाई देख से आता तो समझ जाता कुछ खा रही होगी। देखो इधर। तो इंस्टेंटेनियस और एक एवरेज। तो जब हम कह रहे हैं रेट ऑफ चेंज इन डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट या पोजीशन, उसी को हम क्या कहते हैं बच्चा, स्पीड। जैसे अब किसको तो मैंने बहुत अच्छे से एलैबोरेट भी करा था, नहीं किया था ना रे। अरे स्पीड 10 मीटर पर सेकंड का मतलब क्या हुआ, हर सेकंड में कितना चल रहा है, ठीक है। अच्छा और क्या बोला इसके बारे में, ये तो पढ़ लिया है। एवरेज स्पीड, बेटा एवरेज स्पीड क्या होता है? टोटल डिस्टेंस बाय टोटल, उसी को क्या बोलते हैं, एवरेज स्पीड। देखते हैं, टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम, इसी को क्या बोलते हैं अपन, एवरेज। देखो मैंने कहा ना, इधर आ जाओ, रेट वर्ड में दो सवाल, एक एवरेज का और एक, तो अब देखो, अब इसमें कौन से वाले सवाल आ रहे हैं, एवरेज वाले। अब तो वैसे जवाब दो सर, एवरेज मतलब होता है टोटल बटा टोटल, एवरेज मतलब टोटल बटा टोटल। अरे तुम्हारे नंबर आए, कैसे परसेंटेज निकालते हो, 500 नंबर का पेपर था, 400 पाए हो, तो ऊपर टोटल मार्क्स जो पाए हो कितना, 400, यही तो यही करते हो पक्का। और उसके बाद 400 बटे 5, यही करते हैं कदो। उसके बाद देखते हैं कि कितना वो सब्जेक्ट था। अरे यार बुरा हाल है रे। अबे एग्जाम में परसेंटेज कैसे निकालते हो? अरे जितना मार्क्स आता है मेरे ख्याल से वही करते हैं, गलत मैं ही गलत तो नहीं बोल रहा। एवरेज हम लोग कैसे निकालते हैं अपना, किसी में 60 आ रखा है, किसी में 70 आ रखा है, किसी में 80 आ रखा है, तो सबको जितना 5 सब्जेक्ट का तो 5 को ऐड करके डिवाइडेड बाई 5 करते हो ना, तब तो एवरेज मार्क्स आता है। और जब परसेंटेज निकालते हो तो जो टोटल मार्क्स आ रखा है और कितने का टोटल पेपर था इनटू 100 कर देते हो। एवरेज और परसेंटेज समझ में आता है? ये मीनाक्षी आते क्या तेरे को एवरेज और परसेंटेज निकालना? हाँ सर। ये तो आता ही होगा। अरे 12वीं में अपना कैसे एवरेज मार्क्स 12वीं में कैसे निकाले थे? अरे मान लो किसी में 100 में 33 आया, किसी में 34 आया, किसी में 35 आया, इतने बुरे तो नहीं होंगे, मतलब जो भी हो तो सबको ऐड करके 5 से डिवाइड कर दो तो एवरेज आ जाएगा, है ना। और लेकिन जब परसेंटेज निकालना होता तो कैसे निकालते थे, टोटल मार्क्स कितना आया और कितने मार्क्स का टोटल पेपर था इनटू 100 तो परसेंटेज निकलता है। बट अभी किसकी बात कर रहे हैं, एवरेज की। जैसे मान लो किसी मैंने ऐसे रुपए लिया और ऐसे उड़ा दिया, सबने अपने हिसाब से लूट लिया, एक बेईमानी हो जाएगा ना भाई। तो फिर क्या करेंगे, देखेंगे टोटल पैसा कितना है, मान लो टोटल मैंने 1000 रुपए लुटाए थे, है ना, तो मैं क्या करूंगा, टोटल 1000 रुपए मेरे पास, लोग कितने हैं 5, तो 1000 को 5 से डिवाइड करके कितने हुए 200, तो क्या बोलूंगा भाई लोग लड़ो नहीं, सब लोग 200 बांट लो, समझ गए। तो कैसे आएगा ये 200 टोटल रुपया बटे टोटल कितने लोग, समझ गए क्या, एवरेज कैसे निकलता। ओके तो एवरेज वाले सवाल में ऊपर टोटल और नीचे भी, बोलो भाई एवरेज वाले में ऊपर भी टोटल नीचे भी, और जब इंस्टेंटेनियस में बात करेंगे तो छोटा सा नीचे भी छोटा सा, छोटा छोटा बात होगा, देखते हैं आगे। एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल। अब देखो बेटा एवरेज वेलोसिटी, यहां देखो, तो जहां डिस्टेंस था वहां क्या आ जाएगा बच्चा, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। ये डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट अलग चीज है ना। डिस्टेंस क्या होता है, अरे एक्चुअल पाथ इनिशियल और फाइनल के बीच में जो सही में रास्ता है, और डिस्प्लेसमेंट कौन कवर करेगा, सुपरमैन, क्यों रे होगा ना। चल तो टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम, और बेटा वेलोसिटी कौन सी क्वांटिटी, वेक्टर है। ये देखो सबको, ये अपन ने पहले पढ़ा क्या, नहीं आर फाइनल माइन, अरे डिस्प्लेसमेंट हुआ था बाय टाइम, तो क्या आएगा वेलोसिटी, नहीं यार ये क्या लिखे हो, ये क्या है, अरे पोजीशन का चेंज बाय टाइम का चेंज, वही क्या बनेगा, वेलोसिटी। अरे यार वेलोसिटी होता है बच्चों कितना डिस्प्लेसमेंट में चेंज आया डिवाइडेड बाय
समय भी तो बदलेगा। मैं यहाँ से यहाँ गया तो समय नहीं बदला गया, कुछ तो बदला होगा। तो जो मेरा पोजीशन में चेंज हुआ डिवाइडेड बाय टाइम में जितना चेंज हो उसको क्या बोल देंगे, वेलोसिटी। समझ गए। और जब हम बोलेंगे कितना डिस्टेंस कवर करा और कितना टाइम लगा उसको क्या बोल देंगे, स्पीड। समझ गए। स्पीड स्केलर होता है और वेलोसिटी वेक्टर होता है, तो वेक्टर की तरह ऐड या सब्ट्रैक्ट होता है। ये आप समझ गए रही। अब इसी को जब टाइम से डिवाइड कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा, वेलोसिटी। समझ गए। क्योंकि ये चीज क्या है बच्चा, सर ये तो आपने डिस्प्लेसमेंट लिखा। समझ गए। और डिस्प्लेसमेंट को जब टाइम से डिवाइड कर देंगे तो वेलोसिटी आ जाता है। शुरू हो जाओ। मनीषा ट्राई करो। मनीषा फॉर्मूला पता है ना, मीनाक्षी सॉरी बेटा, एवरेज में क्या आएगा, टोटल बाई टोटल, टोटल बाई टोटल। पढ़ो पढ़ो बच्चिया, कैसे हुई, क्या पूछा है देखो तो। एवरेज स्पीड, तो एवरेज स्पीड मतलब टोटल डिस्टेंस बाय टोटल। चलो ए जल्दी करो रे, मीनाक्षी ट्राई करो। चलो सवाल कल करवाएंगे। अरे नहीं अब कल करेंगे सवाल, आज तो थोड़ा सा हम लेट हो गए आने में ना, वरना हो जाता। मजा नहीं आएगा, एक लय में खत्म होगा तो मजा आएगा मतलब। चलो बच्चा, टाटा बाय बाय, शब्बा खैर।